नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9 हिंदी की बुक गंगा का पाठ नंबर 1, दो बैलों की कथा। तो दोस्तों, इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए इस पाठ के जो लेखक है प्रेमचंद्र जी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 1880 में वाराणसी के अंदर लम्ही नाम की एक जगह है, वहाँ पर हुआ है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनका जो मूल नाम है वो क्या है? धनपत राय। मतलब इनका असली नाम क्या है? धनपत राय है। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। पहले वो शिक्षा विभाग के अंदर काम किया करते थे, नौकरी किया करते थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो उसमें भाग लेने के लिए ये अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ देते हैं, उससे त्याग पत्र देते हैं। मतलब नौकरी को वो पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और फिर ये लेखन में यानी लिखने में पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में सम्मिलित हैं। प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में मिलती हैं। सेवा सदन, प्रेमश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। यहाँ पर उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम दिए हुए हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके अलावा इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया हुआ है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। जिस भी गांव में वो रहे हैं, जिस भी गांव के जीवन को, गांव और शहर के जीवन में वो रहे हैं, जिस भी गांव और शहर के जीवन को उन्होंने देखा है, इसकी झलक हमें उनके साहित्य में देखने को मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो उनकी रचनाओं के मूल विषय क्या हुआ करते थे? किसान, मजदूर, दलित, स्त्री, स्वाधीनता आंदोलन और भी इसके अलावा कई सारे इनकी रचनाओं के मूल विषय हुआ करते थे। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। प्रेमचंद जी की जो कथाएं हैं, उनके जो साहित्य हैं, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी देखने को मिलते हैं। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है। इनकी रचनाएं हैं, उनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल मतलब आसान है, जीवंत है और मुहावरों से भरी पड़ी है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलता पूर्वक किया है। इसके अलावा जो लोक प्रचलित मतलब लोगों के बीच में प्रचलित जो शब्द हैं, उनका इस्तेमाल भी बहुत ही वो निपुणता के साथ में कुशलता पूर्वक किया है इन्होंने अपने रचनाओं में। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया। सन 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ लिया है। चलिए अब जो पाठ है दो बैलों की कथा, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों के अंदर जो गधा है, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन यानी बिन बुद्धि का, मूर्ख, सबसे ज़्यादा मूर्ख, सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझते हैं। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जब भी हम किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो हम उसको गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधापन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। क्या गधा वाकई में बेवकूफ़ होता है या फिर उसका जो सीधापन है, उसका जो भोलापन है,
उसने उसे ये पदवी दे दी है, इसका तो निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सिंह मारती है, गाय जो है वो सिंह मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, और जो ब्याही हुई गाय है, मतलब जो गाय पेट से होती है, वो तो बिना किसी कारण किसी भी समय सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, मतलब कभी भी सींग चलाने लग जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, कुत्ता भी बहुत ही गरीब जानवर होता है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो भी गुस्सा करने लग जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। लेकिन गधे को ना ही तो कभी क्रोध करते सुना है, ना ही तो कभी क्रोध करते देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। चाहे उसको जितना मारो, चाहे उसके सामने कैसी भी सड़ी गली घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं देखने को मिलती है। वैशाख में चाहे एकाध बार को कुलेल कर लेता हो, वैशाख के मौसम में भले एक आध बार कुलेल कर ले, मतलब हो सकता है एक आध बार उछल कूद ले, थोड़ा शोरगुल मचा ले, पर हमने तो उसे कभी खुश नहीं होते देखा, लेकिन कभी भी हमने उसको खुश होते हुए नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, उसके चेहरे पर विषाद छाया रहता है, विषाद की भावना छाई रहती है, गंभीरता छाई रहती है, मतलब उसके चेहरे पे ना सुख ना दुख कुछ दिखाई नहीं देता, खाली चेहरा रहता है उसका। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। सुख दुख हानि लाभ यानी कि फायदा नुकसान किसी भी हालत में उसको बदलते हुए नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई ऋषि मुनियों में जितने भी गुण होते हैं वो सारे गुण इसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन इंसान इसे क्या बोलता है? बेवकूफ़। सद्गुणों का इतना निरादर कहीं नहीं देखा, सद्गुणों यानी अच्छे गुणों का इतना अपमान, इतना निरादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। मालूम पड़ता है कि जो सीधापन है वो दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं, अच्छा नहीं। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। देखिए ना भारत के जो रहने वाले लोग हैं, भारतवासी जो है, उनकी अफ्रीका में कितनी बुरी हालत हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? क्यों अमेरिका में उन्हें नहीं जाने दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसा कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। बेचारे ना तो शराब पीते हैं, बुरे समय के लिए 4 रुपए बचा के 4 पैसा बचा करके रखते हैं, खूब जी तोड़ के मन तोड़ के शरीर तोड़ के खूब मेहनत से काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोलते, गम खा जाते हैं, फिर भी कितने बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। कहा जाता है, ये कहते हैं वो लोग कि ये लोग जीवन के आदर्शों को क्या कर रहे हैं? नीचा कर रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से मतलब जैसे को तैसा करना शुरू कर दे तो शायद सभ्य सब उनको भी कहने लग जाए। जापान की मिसाल सामने है, जापान की मिसाल सबके ही सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों के बीच में लाके रख दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो कि उससे कम गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग होता है। जिस अर्थ में हम गधे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसी से मिलता जुलता जो है अर्थ जो है वो बछिया के ताऊ यानी कि बैल का भी होता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कुछ लोग हो सकता है शायद बैल को बेवकूफ़ों में सबसे ऊपर कहें, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, बैल जो है कभी कभी वो मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, कभी कभी बैल अड़ियल भी हो जाता है, अड़ जाता है।
ठीक है ना, कोई काम नहीं करता, तस से मस नहीं होता, अड़ जाता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है। और भी कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट करता है, इसीलिए उसका जो स्थान है वो गधे से थोड़ा नीचे है। झुरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झुरी नाम का एक व्यक्ति है जिसके दो बैल हैं, एक का नाम है हीरा, दूसरे का नाम है मोती। दोनों पछाई जाति के थे, दिखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। दोनों ही पछाई जाति के हैं, दिखने में बहुत सुंदर हैं, काम बहुत बढ़िया करते हैं और डील यानी शरीर में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। बहुत दिन से, क्योंकि दोनों साथ में रह रहे हैं तो साथ में रहते रहते इनमें भाईचारा भी बढ़िया हो गया है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते हैं। दोनों ही आमने सामने बैठकर या आसपास बैठकर एक दूसरे से मुख भाषा में बातें करते रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। ये दोनों एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ लेते हैं ये तो हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अवश्य ही जरूर ही उनमें कोई ऐसी गुप्त रहस्यमय शक्ति है जो कि श्रेष्ठता का, जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो इंसान है ना, उसमें वो जो गुप्त शक्ति है वो नहीं है। मतलब अवश्य ही इन जीवों में कोई गुप्त शक्ति होगी जिससे कि ये एक दूसरे के मन के भावों को पता कर पा रहे हैं। और जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो मनुष्य है उसमें ये गुप्त शक्ति नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। दोनों ही एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्यार दिखाते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, कभी कभी अपने सींगों को भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह मतलब कि लड़ाई के नाते से नहीं, ऐसे झगड़े से नहीं, विनोद यानी कि ऐसे मनोरंजन में सींगों को लड़ा लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से, आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, जैसे दोस्तों में बहुत ही घनिष्ठता मतलब बहुत ही करीबी दोस्ती होती है ना, गोलगप्पा होने लगता है, मतलब वही कह रहे जैसे दोस्तों में बहुत करीबी दोस्ती होती है ना, वैसे इनमें भी बहुत ही करीबी दोस्ती थी। इनके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं? इसके बिना यानी कि ये लोग जो हल्का फुल्का ये लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, इन सब के बिना अगर ये सब नहीं करते तो दोस्ती जो है थोड़ी सी हल्की सी रहती, ठीक है ना, कुछ फुसफुसी सी हल्की सी रहती जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। जिस वक्त इन दोनों बैलों को गाड़ी से जोड़ दिया जाता या हल में जोड़ दिया जाता तो उस समय ये दोनों बैल यही प्रयास करते कि इनके गर्दन पे ज़्यादा से ज़्यादा वजन पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। दिन भर का काम करने के बाद में जब भी दोपहर या शाम को दोनों जब खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर थकान उतार लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद में, नांद किसको बोलते हैं? जिसमें जानवरों को चारा दिया जाता है। तो नांद में जब खली और भूसा डाल दिया जाता, खली भूसा चारा होता है इनका, उसको डाल दिया जाता तो दोनों साथ में उठते, साथ में नांद में मुंह डालते और साथ में बैठ के मतलब साथ में उसको खाते, फिर साथ में बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। क्या कह रहे हैं कि संयोग की बात है कि जो झुरी है वो एक बार गोई को क्या करता है? ससुराल भेज देता है। झुरी किसका नाम है? जिसके ये बैल हैं, ठीक है, किसान का नाम है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं? बैलों को मतलब इन दोनों बैलों को क्या मालूम कि भाई इनको क्यों भेजा जा रहा है? बस झुरी ने इनको ससुराल भेज दिया। समझे? मालिक ने हमें भेज दिया,
इनको क्या लगा कि इनके मालिक ने इनको बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांत पीसना आ गया। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई उनका मतलब उनको लगा कि इनके मालिक ने इनको बेच दिया है, तो अपने ये बेचा जाना उनको अच्छा लगा बुरा लगा किसको पता। लेकिन झुरी का जो साला है, जो इनका साला है, साला किसको बोलते हैं, जो छोटा भाई होता है ना पत्नी का, उसको बोलते हैं। तो झुरी का जो ये साला है, ये इन दोनों बैलों को घर ले जाने में उसने दांत पीस लिए, मतलब उसने बहुत मेहनत करी तब जा कहीं ये पहुँचे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अगर जो इनका साला है गया वो पीछे से भागता मतलब सॉरी हाँकता तो ये लोग इधर उधर भागते, दाएं बाएं भागते। पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पहिया पकड़ के आगे से खींचता तो ये दोनों पीछे जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे कर कर हुंकारते, और मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते मतलब चिंगारते कि अगर मारा तो उड़ा देंगे तुमको। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर भगवान ने उनको वाणी दी होती, शब्द दिए होते, आवाज़ दी होती, तो जरूर पूछते झुरी से कि बताओ हम बेचारे गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठ रखी, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम करा लेते। अगर इतनी मेहनत करके भी तुम्हारा काम नहीं चल रहा था तो हमसे और काम करा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। हम तो तुम्हारी चाकरी मतलब हम तो तुम्हारी नौकरी में ही, हम तो तुम्हारे अंदर ही मरना पसंद करते हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने कभी दाने चारे को लेकर शिकायत नहीं करी। तुमने जो कुछ खिलाया वही सिर झुकाकर चुपचाप खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया, फिर तुमने हमें इस जालिम व्यक्ति के हाथ में क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे। शाम के समय दोनों बैल जो है अपने नई जगह पर पहुँचते हैं। दिन भर के भूखे थे, दिन भर भूख लगी थी, दिन भर कुछ नहीं खाया था। लेकिन जब नांद में लगाया गया तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। लेकिन जब इनको नांद पे लगाया जाता है तो एक भी मुंह नहीं डालता है। दिल भारी हो रहा था, दोनों का दिल भारी हो रहा था, दोनों को बड़ा दुख हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था, क्योंकि जिस जगह को ये अपना घर समझ रहे थे वो घर तो इनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगाने से लग रहे थे। ये नया घर, नया गांव, नए लोग उनको बेगाने से, अनजाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ही मुख भाषा में, मन की भाषा में सलाह कर लेते हैं, एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देखते हैं और फिर लेट जाते हैं। जब गांव में सोता पड़ गया, जब गांव में सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मार कर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। दोनों ने जोर मार के जो खूंटे जिससे वो बांधे हुए थे ना उसको तोड़ दिया और अपने घर की ओर चल दिए। पगे बहुत मजबूत थे, पगे जो है खूंटे बहुत ही मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई बैल उनको तोड़ भी पाएगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, लेकिन दोनों के अंदर ही इस समय बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं, एक एक झटके में इनकी रस्सियाँ टूट गईं। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जब झुरी जो है सुबह सुबह उठता है तो पाता कि दोनों के दोनों बैल जो हैं वो चरनी के पास खड़े हैं। दोनों की गर्दन, अच्छा चरनी किसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे बैलों को चराया जाता है, ठीक है, जहाँ पे इनको भूसा डाला जाता है, इनका खाना डाला जाता है, ठीक है। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था। दोनों की गर्दन में आधा आधा जो रस्सी है ना, बांधने वाली जो रस्सी है वो लटक रही थी। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे थे और घुटने तक खूब कीचड़ कीचड़ लगा हुआ था और दोनों की आंखों में विग्रहमय स्नेह झलक रहा था। और दोनों की आंखों में विग्रहमय मतलब सॉरी विद्रोहमय, विग्रह नहीं विद्रोहमय, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह मतलब प्रेम, और विद्रोहमय यानी विद्रोह से भरा हुआ, तो विद्रोह से भरा हुआ प्रेम झलक रहा था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झुरी जो है दोनों ही बैलों को देखकर स्नेह से यानी प्रेम से भर जाता है। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और दौड़कर उनको गले से लगा लेता है।
प्रेमा लिंगम और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। और प्रेमा लिंगन और चुम्बन मतलब उनको गले से लगाता है, खूब चूमता है। तो ये जो प्रेमा लिंगन मतलब प्रेम से भरा और चुम्बन का जो ये दृश्य है बड़ा ही मनोहर था, मन को अच्छा लगने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। घर और गांव के जो लड़के हैं सब जमा हो जाते हैं और खूब ताली बजा बजा कर उनका स्वागत करते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। गांव में ये जो घटना है ना, ये इससे पहले नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा यानी बच्चों की सभा ने ये निश्चय किया कि दोनों ही जो पशुवीर हैं इनको अभिनंदन पत्र दिया जाए। कोई अपने घर से रोटी लाया, मतलब ये दोनों जो पशुवीर हैं इनको इनाम दिया जाए एक तरीके से। तो कोई अपने घर से रोटियां ले आया, कोई गुड़, कोई चोकर, तो कोई भूसी। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। एक लड़का बोलता है कि ऐसे बैल दूसरे किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरा उसका समर्थन करते हुए बोलता है इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उन जन्म के आदमी हैं, बैल नहीं है बल्कि पिछले जन्म के ये जरूर आदमी रहे होंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। अब इसका प्रतिवाद मतलब इसके लिए बोलने का किसी में भी अब साहस नहीं था। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जूरी की स्त्री, जूरी की पत्नी जब बैलों को द्वार पर देखती है तो जल जाती है, मतलब गुस्सा उठती है। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया भाग खड़े हुए। कैसे नमक हराम बैल हैं, कैसे मतलब कि कह सकते हो कैसे गद्दार बैल हैं कि वहाँ एक भी दिन काम नहीं किया भाग कर यहाँ आ गए। जूरी अपने बैलों पर यह अशोप ना सुन सका। जो जूरी है वो अपने बैलों की ये बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है ना। तो उसको नहीं सुन पाया। क्या कहता है नमक हराम क्यों है, ना पूछा नमक हराम काहे के हो गए। चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते, अच्छे से चारा दाना नहीं दिया होगा तो बेचारे क्या करते। स्त्री ने रौब के साथ कहा बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पिला पिला कर रखते हैं। बस इनकी जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो रौब में बोलती हैं कि अच्छा तुम्ही को तो बैलों को खिलाना आता है, बाकी सबको तो पानी, मतलब बाकी सारे लोग तो पानी पिला पिला के धरते हैं अपने बैलों को, ऐसे करके बोलती हैं। जूरी ने चिढ़ाया, जूरी चिढ़ाता हुआ बोलता है, जूरी जो है अपनी पत्नी को चिढ़ाता हुआ बोलता है चारा मिलता तो क्यों भागते, ऐसे करके बोलता है। स्त्री चिड़ी, अब ये सुन के इनकी पत्नी जो है वो चिढ़ जाती हैं। भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। स्त्री क्या कहती है, भागे इसलिए हैं क्योंकि वो तुम जैसे बुद्धुओं की तरह, अपने पति को बुद्धू कहते हुए कह रही है कि तुम जैसे बुद्धू की तरह बैलों को सहलाते नहीं फिरते, खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते हैं। खिलाते हैं और बढ़िया से काम कराते हैं, रगड़ कर जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। ये दोनों बैल तुम्हारे ठहरे कामचोर वहाँ से भाग गए। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब मैं भी देखती हूँ कहाँ से इनको खली और चोकर मिलेगा। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। सूखे भूसे के अलावा मैं कुछ नहीं देने वाली इनको, खाना हो खाएं, नहीं मरना हो तो मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जो मजूर यानी कि जो इनकी सानी पानी करने के लिए जो आदमी आता था, जो इनको चोकर डालने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए जो आदमी आता था, तो उसको बोल दिया गया कि इनको सिर्फ सूखा भूसा ही देना है। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका। बैलों ने अब जब नान में मुंह डाला तो कोई स्वाद ही नहीं है, सब फीका फीका लगे। ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, क्या खाएं। ना ही तो कोई चिकनाहट थी, ना ही तो कोई रस थी, आखिर खाएं तो क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। उम्मीद भरी आंखों से दोनों दरवाजे की ओर देखने लग जाते हैं। जूरी ने मजूर से कहा, जूरी जो है वो बोलता है उससे कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो वो जवाब देता है कि नहीं, अगर कर दिया तो मालकिन मुझे मार डालेंगी। चुरा कर डाला, ये क्या बोलता है जूरी कि अरे चुरा कर थोड़ा सा डाल दो ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी करोगे। ये बोलता है ना दादा, अगर डाल दिया ना तो पीछे से तुम भी उन्हीं के पीछे पीछे बोलोगे, ठीक है, मुझे फंसा दोगे उल्टा, ऐसा करके बोलता है। चलो तो अब इसके बाद में इसका दूसरा हिस्सा है, ठीक है दोस्तों।
चलो, दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन झुरी का साला फिर से आता है और बैलों को ले जाता है। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, अब की वो दोनों को गाड़ी से बांध देता है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। 2-4 बार जो मोती है वो गाड़ी को सड़क के किनारे वाली खाई में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो हीरा है वो गाड़ी को संभाल लेता है। वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। शाम होते ही, मतलब शाम के समय घर पहुंचता है और दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है, कल की उन्होंने जो शरारत की थी ना, उनका मजा चखाने के लिए। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, और फिर वही सूखा भूसा डाल देता है। अपने दोनों बैलों को खली चूना सब कुछ दी, और उसने अपने बैलों को खली चूनी, मतलब सब कुछ बढ़िया से देता है, लेकिन इनको नहीं देता है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। दोनों बैलों का कभी भी ऐसा इससे पहले अपमान नहीं हुआ था। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। जो झुरी है वो इनको फूलों की छड़ी से भी ना छूता था, मतलब बिल्कुल नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों दौड़ने लगते थे। वो टिटकारना मतलब टिक 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 की आवाज़ करता था और दोनों दौड़ना शुरू कर देते थे। यहाँ मार पड़ी, यहाँ इन दोनों को मारा पीटा गया। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही उसे, पर भी सूखा भूसा, क्या कह रहे कि भाई सम्मान पे तो चोट लगी ही लगी, साथ ही में उस पर भी सूखा भूसा दिया गया। नांद की तरफ आंख तक ना उठाई, इन्होंने नांद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन जो गया है ये बैलों को हल में बांध देता है, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। लेकिन दोनों ने मानो पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी कि भैया पाँव नहीं उठाएंगे चाहे जो हो जाए। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाए। वह मारते मारते इनको मार मार के थक गया, लेकिन दोनों ने पाँव नहीं उठाए तो नहीं उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरे की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अब जब वो निर्दयी व्यक्ति हीरा की नाक पर खूब डंडे मारता है तो उससे मोती का जो गुस्सा है वो काबू के बाहर हो जाता है। हल लेकर भागा, वो हल लेकर उसी के पीछे भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत उस सब टूट टाट कर बराबर हो गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत जो कुछ भी था सब कुछ टूट टाट के उसने बराबर कर दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, और अगर गले में दोनों की रस्सी नहीं होती तो दोनों पकड़ में ही नहीं आते। हीरा ने मुख भाषा से कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा मुख भाषा में, मन की भाषा से बोलता है कि भागना व्यर्थ है, भागने कोई फायदा नहीं है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती जवाब देता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। बोलता है ये कि पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। भाई बैल का जन्म लिया है तो मार खाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे करके मोती बोलता है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। गया जो है वो 2 आदमियों के साथ में दौड़ दौड़ के इनके पीछे आता है, दोनों के हाथ में लाठियां थी। मोती बोलता है, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। मोती बोलता है, कहो तो इनको कुछ मजा दिखाऊं मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा समझाता, नहीं खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। कहता है मुझे मारा तो मैं 1-2 को, मैं पक्का 1-2 को गिरा दूंगा, ऐसे करके बोलता है। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं। तो जो दूसरा है हीरा वो उसको समझाता कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मोती दिल ही दिल ऐंठ के रह जाता है। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। गया आता है, दोनों को पकड़ लेता है और वहां से चला जाता है। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, ना तो मोती भी पलट पड़ता। अच्छी बात यह थी कि उसने इस बार मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट जाता, जिसको कूट देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है।
उसके तेवर देखकर, यानी कि इसके मोती के तेवर देखकर गया और उसके साथी समझ जाते कि इस समय नहीं मारना ही सही रहेगा, अगर मार दिया तो कूट देगा ये। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। आज फिर से दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया जाता है। दोनों चुपचाप खड़े रहे, वहीं पे दोनों जो है वो ऐसे चुपचाप खड़े रहते हैं, बिल्कुल खाते वाते नहीं, ऐसे शांति से खड़े रहते हैं। घर के लोग भोजन करने लगे, घर के जो लोग हैं वो अपना खाना खाने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की निकलती है, उसके पास में 2 रोटियां थी और वो दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। उस एक रोटी से दोनों की भूख तो शांत नहीं होने वाली थी, लेकिन मानो उस एक रोटी से इनके दिल को भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास था, यहाँ भी किसी सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति का वास था। लड़की भौरे की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और जो सौतेली माँ है वो उसको मारा पीटा करती थी, इसीलिए इन बैलों से इसको थोड़ा सा अपनापन सा लग रहा था, लगाव सा हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। दोनों बैल दिन भर जोते जाते, खूब डंडे भी खाते और खूब अड़ते भी। शाम को थान पर बांध दिए जाते। शाम को थान किसको बोलते, उस जगह को जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, तो शाम को इनको थान पर बांध दिया जाता और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती और रात को वही लड़की आके इनको 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुबले नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। प्रेम का यानी प्यार का जो ये प्रसाद इनको मिल रहा था, इसकी ये बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल मतलब 2-2 बार थोड़ा बहुत ही सूखा भूसा खाते, लेकिन तब भी दोनों दुबले नहीं हुए थे। लेकिन इनकी आंखों में, इनके रोम रोम में, रग रग में विद्रोह भर गया था। एक दिन मोती ने मुखबासा से कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। एक दिन मोती मुखबासा में बोलता है कि हीरा अब तो नहीं सहा जा रहा मुझे, क्या करना चाहते हो। हीरा पूछता है करना क्या चाहते हो, तो मोती कहता है एकाद को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। कहता है एकाद को तो मैं सींग पर उठा के फेंकने वाला हूँ, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो ये सुन के हीरा कहता है लेकिन तुम्हें पता है जो प्यारी लड़की हमको रोज रोटी खिलाती है ना, वो इसी मतलब इस घर के मालिक की ही लड़की है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो हीरा ये बोलता है, क्या बोलते हैं ये मोती बोलता है तो एक काम करता हूँ, मालकिन को ही उठा के फेंक देता हूँ, वही तो उसको मारती है, मालकिन लेके तो मारेगी नहीं उसको। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, या भूले जाते हो। इसके जवाब में क्या कहता है दूसरा बैल कि औरत पे सिंग चलाना मना है, ये क्यों भूल जा रहे हो, तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ा कर भाग चले। तुम तो किसी तरीके से कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, बताओ एक बात बताओ, तोड़कर भाग चले क्या। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। यह सुन के जो दूसरा बैल कहता है हाँ ठीक है, मुझे ये स्वीकार है कि भाई तोड़ के भाग चलते हैं, लेकिन जो इतनी मोटी रस्सी है कैसे टूटेगी। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। क्या कहता है दूसरा बैल कि इसका ना एक उपाय है कि पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, चबा करके कमजोर हो जाएगी ना तो एक झटका मारेंगे खच्च से टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। रात में जब लड़की इनको रोटी खिलाकर चली जाती है तो दोनों रस्सियां चबाने लग जाते हैं, लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि मुंह में ही नहीं आ रही थी, बेचारे बार बार कोशिश करके भी ऐसे रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। एकदम से घर का दरवाजा खुलता है और लड़की निकलती है। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों ही सिर झुकाकर उसका हाथ चाटते हैं। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई थी। उसने उनका माथा सहलाया और बोली खोले देती हूँ। जो लड़की है उनका माथा सहलाती और कहती है खोले दे रही हूँ मैं तुमको, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे, चुपके से यहाँ से भाग जाओ
नहीं तो यहाँ के लोग तुमको मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। आज घर में सलाह हो रही है कि तुम लोग की नाक में ना नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने जो रस्सी जिससे जानवर बांधे जाते उसको खोल देती है और दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती जो है वो हीरा से अपनी भाषा में पूछता है कि ये बताओ चल क्यों नहीं रहे हो? तो हीरा कहता है, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। चले तो जाए, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सब इसी पे शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। एकदम से लड़की चिल्लाती है कि दोनों फूफा वाले बैल भाग रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। गया जो है हड़बड़ाता हुआ अंदर से निकलता है और बैलों को पकड़ने की कोशिश करता है। वे दोनों भाग गए, लेकिन दोनों भाग जाते हैं। गया ने पीछा किया, गया इनका पीछा करता है। वह और भी तेज भागे, और भी तेज हुए और ये और तेज भागने लग जाते हैं। गया ने शोर मचाया, गया शोर मचाने लगता है। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। उसके बाद में गांव के कुछ और लोगों को लेने के लिए साथ में लौट जाता है। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। दोनों दोस्तों को भागने का बढ़िया मौका मिला। सीधे दौड़ते चले गए, सीधे दौड़ते दौड़ते वहां से निकल गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा, यहाँ तक कि रास्ता भी भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। जिस जाने पहचाने मार्ग से लोग आए थे उसका तो अब कोई पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। अब नए नए गांव में लोग जाने लग गए। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते कि आखिर अब क्या करें। हीरा ने कहा, हीरा कहता है, मालूम होता है राह भूल गए। मालूम पड़ता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब ये सुन के मोती कहता है कि भैया तुम तो बड़ा बेतहाशा, बड़े जोर से भागे, वहीं उसको मार गिराना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? ये सुन के हीरा बोलता है कि उसे अगर हम गिरा के मारते तो दुनिया क्या कहती, सब लोग क्या कहते? उसने अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम अपना धर्म थोड़ा ना छोड़ने वाले। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों ही को बहुत जोर से भूख लग रही थी। दोनों भूख से परेशान हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। खेत में मटर का पेड़े लगे हुए थे। चरने लगे, उसको खाने लगते हैं। रह रह कर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं, रुक रुक के आहट ले रहे थे। आवाज़ सुन रही थी, कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। जब दोनों का पेट भर जाता है, आज़ादी का दोनों को मज़ा आता है और तब ये लोग खूब मस्त मज़े में उछलने कूदने लगते हैं। पहले दोनों ने डकार ली, पहले दोनों खूब बढ़िया से डकार लेते हैं। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। फिर सींग मिलाया और फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती जो है वो हीरा को कई कदम पीछे हटा देता है, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। यहाँ तक कि एक खाई थोड़े गहरे गड्ढे में गिर जाता है। तब उसे भी क्रोध आया, तब उसको भी गुस्सा आ जाता है। संभल कर उठता है और फिर मोती से भिड़ जाता है। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट जाए। मोती ने देखा कि भाई खेल में अब झगड़ा हो रहा है तो उसने फैसला किया कि वो किनारे हट जाएगा। अरे यह क्या, कोई सांड डौकता चला आ रहा है। कोई सांड है जो कि ऐसे कूदता हुआ चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। दोनों देख के बोलते कि हाँ भैया सांड ही आ रहा है। वहाँ सामने आ पहुँचा। अब वो इनके सामने आ गया। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। अब दोनों मित्र बगल बगल से झांक रहे हैं कि अरे भैया अब क्या किया जाए। सांड पूरा हाथी है। सांड तो बहुत बड़ा सा हाथी जैसा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आ रही। इससे लड़ेंगे तो जान जरूर जाएगी, जान से हाथ धोना है। लेकिन अगर हम लोग नहीं भी लड़ते हैं तब भी जान बचती नहीं नजर आ रही थी दोनों को। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था, क्योंकि वो इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है इसकी, शक्ल कितनी भयंकर थी, मतलब बहुत ही भयंकर सूरत थी उसकी। मोती ने मुख भाषा में कहा। मोती मुख भाषा में बोलता है, बुरा फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। बुरा फंसे भैया, जान बच पाएगी क्या, कोई उपाय तो सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। हीरा
चिंतित स्वर में बोलता है। क्या बोलता है? अपने घमंड में भूला हुआ है, अपने घमंड में चूर है ये, आरजू विनती नहीं सुनने वाला। तो ये सुन के मोती कहता है भाग क्यों ना चले। ये सुन के हीरा बोल रहा है भागना कायरता है, बुज़दिलों का काम है। तो ये सुन के मोती कहता है तो फिर यहीं मरे, बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती क्या कह रहा है? तो कि यहीं पे मरेंगे? नहीं भैया, मैं तो 9-2-11 हो रहा हूँ, मतलब मैं तो भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए, अब ये सुन के हीरा बोलता है और ये अगर दौड़ाने लग गया तब? तो ये सुन के मोती कहता है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। ये सुन के हीरा जो है वो बोल रहा है उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। उपाय तो यही कि दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। मैं आगे से हमला करूँगा, तुम पीछे से हमला करना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अगर दोहरी मार पड़ेगी मतलब दोनों तरफ से पिटेगा ना तो भाग जाएगा यहाँ से। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। अगर मेरी ओर झपटता है ना तो तुम बगल से सींग घुसेड़ देना उसके पेट में। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। जान में खतरा तो है, जान पर खतरा है, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। दोनों मित्र अपनी जान को हाथ पे लेकर लपकते हैं, यानी कि कूदते हैं सांड के ऊपर। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था, और सांड को भी संगठित मतलब एक साथ हमला करने वाले दुश्मनों से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, लेकिन जो सांड है क्योंकि भाई उसको आदत थी एक दुश्मन से मल्लयुद्ध यानी कुश्ती करने की, ऐसे समूह में दो दो से लड़ने की उसको आदत तो थी नहीं। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जब वो हीरा पे झपटता, मोती उसको पीछे दौड़ाता। सांड उसकी तरफ मुड़ा, सांड जैसे उसकी तरफ मुड़ता, हीरा ने रगेदा तो हीरा उस पर हमला करता। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, सांड चाहता कि दोनों को एक एक करके गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, लेकिन ये दोनों भी किसी से कम नहीं। उसे यह अवसर ना देते थे, उसको ये मौका ही नहीं देते थे कि वो एक एक करके दोनों से लड़े। एक बार सांड जल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिए। एक बार सांड जो है खूब जल्ला कर यानी गुस्सा कर हीरा का अंत करने के लिए चलता कि अब तो हीरा को मार डालूंगा ऐसे करके जाता है, लेकिन मोती जो है वो बगल से आके उसके पेट में सींग घुसा देता है। सांड क्रोध में आकर पीछे गिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिए। सांड जो है वो गुस्से में आकर पीछे की ओर मतलब पीछे की ओर फिरता है, पीछे की ओर घूमता है, तो जो हीरा है वो उसके आगे अब सींग चुबा देता है। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। आखिरी में सांड बेचारा घायल होकर वहां से भागता है और दोनों मित्र खूब दूर तक उसका पीछा करते हैं, यहाँ तक कि सांड बेदाम होकर गिर पड़ा। यहाँ तक कि सांड जो है वो गिर पड़ता है, ठीक है ना, एकदम से भड़ाक से गिर पड़ता है। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। जब सांड में एकदम बेदम मतलब ताकत नहीं रहती ना, ताकत खो के गिर जाता है, तब दोनों जो है उसको छोड़ देते हैं कि चलो अब छोड़ देते हैं, अब ये हार गया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। दोनों दोस्त जीत की नशे में झूमते हुए चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा। मोती जो है अपने संकेतों के साथ बोलता है, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। मेरा तो मन कर रहा था कि उस सांड बच्चे को तो मार ही डाले। हीरा ने तिरस्कार किया। हीरा इसका तिरस्कार करते हुए मतलब विरोध करते हुए कहता है, गिरे हुए बौरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, गिरे हुए दुश्मन पर कभी सींग नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बौरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। ये सुन के मोती कहता है कि अरे तुम ढोंगी हो, ये सब ढोंग की बातें हैं। गिरे हुए दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए ना कि वो फिर ना उठे। ये सुन के हीरा कहता है अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। हीरा कह रहा है अब ये सोचो कि घर कैसे जाना है, पहले कुछ खा ले तो सोचे। क्या बोलता है कि पहले कुछ खा लेते हैं, फिर खाने के बाद में सोचेंगे। सामने मटर का खेत दिखा। मोती उसमें घुस गया। मोती उसमें घुस जाता है। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अभी 2-4 ही मुंह भर के खाया था कि 2 आदमी लाठी लेके डंडे लेकर इनके पीछे पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया।
हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। हीरा जो है वो मेड़ पर था, वहाँ से निकल जाता है। मोती सींचे हुए खेत में था, लेकिन मोती जो है वो सींचे हुए खेत में था, मतलब ऐसे खेत में था जिसमें पानी लगा हुआ था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, उसके जो पैर है वो कीचड़ में धंस जाते हैं। ना भाग सका, पकड़ लिया गया। भाग नहीं पाया तो पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा, हीरा देखता है कि संगी संकट में है, कि इसका साथी संकट में है, तो वो भी लौट पड़ता है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, अगर फंसे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, जो रखवाले हैं इन्होंने उसको भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। प्रातःकाल दोनों जो दोस्त हैं ना, इनको कांजी हाउस में बंद किया जाता है। कांजी हाउस, उसमें वो जानवरों को रखा जाता है जिनका कोई मालिक नहीं होता, जो कि ऐसे ही भटकते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनको कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। दोनों दोस्तों के जीवन में पहली बार ऐसा समय आया जब पूरा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे स्वामी है, ये कैसे मालिक हुए। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, इससे तो गया ही अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, यहाँ पर कई सारी भैंसें, कई सारी बकरियाँ, कई घोड़े, कई सारे गधे भी थे। पर किसी के सामने चारा ना था, लेकिन किसी के सामने खाना नहीं था, चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। कई जानवर तो इतने कमज़ोर हो गए थे खाना ना मिलने की वजह से कि बेचारे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। पूरा दिन जो दोनों दोस्त हैं वो दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए, मतलब एक टक देखते रहते हैं, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। लेकिन कोई भी चारा लेकर नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तब दोनों ने दीवार की जो नमकीन मिट्टी है उसको चाटना शुरू किया, लेकिन इससे कहाँ भूख मिटने वाली थी। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। रात को भी जब भोजन खाना नहीं मिलता है तो हीरा के मन में अब विद्रोह की आग जल उठती है। मोती से बोलता है, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया। मोती से लटकाए लटकाए जवाब देता है, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि भाई जान जाने वाली है। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। ये सुन के हीरा कहता है, हिम्मत मत हारो दोस्त, इतनी जल्दी भाई हिम्मत मत हारो, इतनी जल्दी यहाँ से निकलने का कोई तो उपाय सोचना पड़ेगा। आओ दीवार तोड़ डाले, कहता है आओ दीवार को ही तोड़ देते हैं, मुझसे तो अब कुछ नहीं होता। तो हीरा कहता है कि नहीं भैया मुझसे तो नहीं, सॉरी मोती कहता है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या बोलते मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, ऐसे करके बोलता है। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, बस इसी बूते पे अकड़ थे, मतलब बस इसी ताकत पे अकड़ थी तुम में, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। जो बाड़ा है जहाँ पे इनको बांधा गया है वो उसकी जो दीवार है वो मिट्टी की बनी है, यानी कि कच्ची है। हीरा मजबूत तो था ही, और हीरा भी मजबूत था। अपने नुकीले सिंह दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा। अपने नुकीले सिर को दीवार पर गड़ाता है और बहुत जोर मारता है, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया, तो मिट्टी का एक टुकड़ा निकल जाता है। फिर तो उसका साहस बढ़ गया, ये देख के उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। वो दौड़ दौड़ कर दीवार पे वार करता, चोट करता, और हर चोट पर हर वार पे दीवार से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। उसी समय कांजी हाउस का जो चौकीदार है वो लालटेन लेकर सभी जानवरों की हाजिरी लेने के लिए, कि सभी जानवर मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं, ये देखने के लिए आता है। हीरा का यह उड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। हीरे की इस हरकत को देखकर पहले तो उसको कई सारे डंडे मारता है और फिर उसको मोटी रस्सी से बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, मोती पड़े पड़े कहता है, आखिर मार खाई, क्या मिला? आखिर में मारी खाने को मिली, और मिला क्या? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। क्या बोल रहा कि मैंने, मुझ में जितना बूता था, जिसमें मुझ में जितनी ताकत थी उतना तो मैंने मार दिया, लेकिन जोर मारना किसी काम का कि और बंधक में पड़ जाए।
लेकिन ऐसा जोर मारना भी किस काम का जो कि और बंधन में फंस जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए। अब ये सुन के ये कहता है कि मैं जोर तो मारूंगा, चाहे जितना बंधन में फंसाना है फंसा, लेकिन मैं जोर मार के तो रहूंगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये सुन के ये बोलता है इसको कि जान जाएगी तुम्हारी, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे मरना ही तो है वैसे भी। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, सोचो अगर दीवार टूट गई तो कितनी जानें बचेंगी, ऐसे करके बोलता है वो। इतने भाई यहाँ बंद हैं, कितने भाई यहाँ बंद हैं, किन्हीं की देह में जान नहीं है, किसी के भी शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। 2-4 दिन तक अगर यही हाल रहता है तो सारे के सारे मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाऊंगा। ये सुन के हीरा कहता कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही, चलो अच्छा है काम करो, लाओ मैं भी जोर लगाता हूँ। अच्छा मोती बोलते हैं बात, सॉरी, मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। मोती भी दीवार में जिस जगह पर हीरा सिंह मारा था ना, वहीं पे मोती भी सिंग मारने लगता है। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी, थोड़ी मिट्टी गिरते ही और हिम्मत आ जाती है। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। फिर तो वो दीवार में अपने सींग लगाकर ऐसे जोर मार रहा था कि मानो किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। आखिर तकरीबन 2 घंटे की जोर आजमाई, 2 घंटे की कोशिशों के बाद में दीवार जो है वो ऊपर से लगभग 1 हाथ तक थोड़ी सी गिर जाती है। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, वो दुगनी शक्ति लगा के दूसरा धक्का मारता है तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। दीवार का गिरना ही था कि जो अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर थे उनमें सब में एकदम से मानो जान आ जाती है, सब उठ खड़े होते हैं। तीनों घोड़ियों सरपट भाग निकली, 3 घोड़ियां जो हैं वो सरपट भाग निकलती हैं। फिर बकरियां निकल जाती हैं। इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, लेकिन जो गधे हैं वो वैसे के वैसे ही खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों कहीं नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए। हीरा पूछता कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो? तो एक गधा कहता है कि फिर से पकड़ लिया तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो ये बोलता है तो क्या दिक्कत है, अभी तो मौका है ना भागने का, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे बोलते भैया हमें तो बड़ा डर लग रहा है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, आधी रात से ज़्यादा हो गया था। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। जब बहुत देर कोशिश करने के बाद भी ये कामयाब नहीं होता है तो हीरा कहता है कि तुम एक काम करो, तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, अगर किस्मत में हुआ तो फिर कभी मिलेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मोती अपने आंखों में आंसू लाकर बोलता है तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हम दोनों इतने दिन साथ रहे, आज तुम परेशानी में फंसे हो तो क्या मैं तुमको छोड़ के अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है, बहुत मार पड़ेगी, लोग जान जाएंगे कि तुम्हारी हरकत है। मोती गर्व से बोला, मोती गर्व के साथ में बोलता है जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। मोती बड़े गर्व से कहता है कि जिस अपराध के लिए, जिस काम को करने के लिए तुम्हारे गले में बंधन बांधा गया, तुम पे रस्सी बांधी गई, अगर उसके लिए मुझे मार पड़ती तो मुझे उसके लिए कोई चिंता नहीं। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणी बच गए, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, उनका तो आशीर्वाद मिलेगा कम से कम। यह कहते ही मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मारकर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। इतना कहते ही मोती दोनों गधों को सींग मार मारकर बाड़े से बाहर निकाल देता है और फिर अपने दोस्त के पास आकर सो जाता है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार और उनके कर्मचारियों में बड़ी खलबली मचती है, इतनी मचती कि भाई इसको लिखने की जरूरत नहीं,
पढ़ने आप सब लोग ऐसे ही समझ जाओगे। बस इतना ही काफ़ी कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बस इतना ही है, मतलब इतना ही जानना काफ़ी है कि मोती को खूब पीटा जाता है और फिर उसको मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ पड़े रहे। एक सप्ताह तक दोनों दोस्त जो है वहीं बंधे ऐसे पड़े रहते हैं। किसी ने चारा का एक तण भी न डाला, किसी ने एक नन्हा सा तिनका चारा भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, एक बार पानी दे दिया जाता था, यही उनका आधार था, यही उनका आधार, इस उनका जीवन चल रहा था। दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठटरियाँ निकल आई थी। दोनों इतने ज़्यादा पतला गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जा रहा था। दोनों की हड्डियां तक दिखाई देने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी यानी कि क्या बोलते हैं, एक आवाज़ करने वाली चीज़ होती है, वो बजने लग जाती है और सब लोग जो है मतलब कम से कम 50-60 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। तब दोनों दोस्तों को निकाला गया और उनकी देखरेख होने लग गई। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। लोग आते, इनकी सूरत देखते और अपना मन फीका करके चले जाते, क्योंकि दोनों ही बैलों की बहुत बुरी हालत थी ना, तो ऐसे मरे हुए बैलों को भला कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मृदा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। एकदम से एक दड़ियल आदमी आता है, उसकी आंखें लाल थी, चेहरा बड़ा ही कठोर था। वो आता है और दोनों ही मित्रों के कूल्हे में अपनी उंगली को घुसाते हुए मुंशी जी से बात करने लगता है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल में कांप उठे। दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। क्या कह रहे कि उसका चेहरा देखकर दोनों ही मित्रों के क्या होता है, दिल कांप उठता है, मतलब दोनों मित्र डर जाते हैं। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। यह आदमी कौन है और क्यों इनको टटोल रहा है, इस बारे में इनको कुछ नहीं पता था। दोनों ने एक दूसरे को वित्त नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों ही एक दूसरे को वित्त नेत्रों से देखते हैं और फिर अपना अपना सिर झुका लेते हैं। हीरा ने कहा, हीरा कहता है, गया के घर से नाहक भागे अब जान ना बचेगी। गया के घर से फालतू भागे अब जान नहीं बचने वाली। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। मोती जो है वो अश्रद्धा के भाव से उत्तर देता है, कहता है कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। यही कहता है कि भगवान पर हम पे दया नहीं आ रही क्या, हमारा मरना जीना सब उनके लिए बराबर है। चलो कोई बात नहीं, अब मर जाएंगे तो कुछ दिन भगवान के पास रह लेंगे। भगवान ने एक बार हमको लड़की के रूप में बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। क्या बोलता है बैल, क्या बोलता है, एक बैल क्या बोलता है कि ये जो आदमी है देख रहे हैं पक्का छुरी चलाएगा, नहीं पक्का ये हमको मारेगा, देख लेना तुम। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएगी, तो क्या दिक्कत है। मांस खाल सींग हड्डी किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। नीलाम हो जाने के बाद में दोनों ही जो दोस्त है दड़ियल के साथ चलते हैं। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, दोनों की हड्डियां काँप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। बेचारों के पांव तक नहीं उठ रहे थे, लेकिन भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी अगर ये धीरे होते ना तो वो डंडा मारता है इनको। राह में गाय बैल का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। राह में रास्ते में इनको गाय बैलों का एक झुंड जो है वो हरी हरी घास को चरते हुए नजर आता है। सभी जानवर प्रसन्न थे, सभी जानवर खुश थे। चिकने चप्पल खूब चिकने थे और खूब बढ़िया थे दिखने में। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, कोई उछल रहा था तो कोई आराम से बैठकर जुगाली कर रहा था, मुँह चला रहा था। कितने सुखी जीवन था इनका, कितना सुखी जीवन था इनका।
पर कितने स्वार्थी हैं सब, लेकिन सब कितने के कितने स्वार्थी हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बादिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। किसी को कोई चिंता नहीं कि उनके दो भाई कैसे बादिक मतलब बंधन में फंस गए हैं, कैसे क्या बोलते हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं। किसी को कोई चिंता नहीं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। एकदम से दोनों को ऐसा महसूस होता है कि ये रास्ता जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। हाँ, इसी रास्ते से गया, उनको लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। हर क्षण क्षण के साथ में उनकी जो चाल है, उनकी जो रफ्तार है, तेज होती जाती। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। सारी थकान, सारी दुर्बलता मानो गायब सी हो गई थी। आहा, यह लो अपना ही हार आ गया। आहा, ये लो अपना ही हार आ गया, अपना ही खेत आ गया, अपना ही मैदान आ गया। इसी कुएं पर हम चरने आया करते थे, यही कुआं है। इसी कुएं पर हम आके चरा करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीचे आ गया है। हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब बहुत ही करीब आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया। हीरा कहता, अरे भगवान ने दया दिखा दी, मैं तो घर भागता हूँ। मोती कहता, मैं तो भगा घर। यह जाने देगा। तो ये सुन के दूसरा बैल बोलता है, ये जाने देगा क्या आदमी? इसे मैं मार गिराता हूँ। तो मोती कहता है, इसको तो मैं मार गिराता हूँ अभी। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। तो हीरा बोलता है, नहीं नहीं, मारो पीटो नहीं, दौड़कर सीधे थान पर चलो, जहाँ पे हम बांध जाते हैं ना, वहाँ चलो। वहाँ से हम आगे ना जाएंगे, वहाँ से आगे नहीं जाने वाले। दोनों उन्मत्त होकर बछड़े के भांति कुल्लेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों बछड़ों की तरीके से कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह हमारा थान है, वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दोनों ही दौड़कर अपने थान पर आते हैं, जहाँ को बांधा जाता है वहाँ आते हैं और खड़े हो जाते हैं। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। दड़ियल भी पीछे पीछे इनके दौड़ा चला आता है। झुर्री द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झुर्री जो है दरवाजे बैठ के अपनी धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। बैलों को देखते वो दौड़ते हुए आता है और दोनों को करके गले लगा लेता है। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। दोनों दोस्तों की आंखों से अब आनंद के आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू बह रहे थे। एक झुर्री का हाथ चाट रहा था, एक जो है वो झुर्री का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। दड़ियल जाता है, बैलों की रस्सी पकड़ लेता है। झुर्री ने कहा, मेरे बैल हैं। झुर्री कहता है, भैया मेरे बैल है, काहे पकड़ रहे हो? तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। कहता है, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं तो इनको मवेशी खाने से नीलाम करके पैसा देकर ला रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? मेरे बैल हैं, मैं समझता हूँ कि तुमको चुरा के लाए होगे, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे। मेरे इच्छा के बिना कोई भी इनको नीलाम नहीं कर सकता। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल बोलता है, थाने में जाकर रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झुर्री कहता है, मेरे बैल है, सबूत ये कि मेरे दरवाजे पे खड़े हैं ये। दड़ियल झलकार कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। दड़ियल जो है वो गुस्से में बैलों को जबरदस्ती पकड़ने के लिए बढ़ता है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। उसी वक्त अब जो मोती है वो सींग चलाता है। दड़ियल पीछे हटा। दड़ियल जो है पीछे हट जाता है। मोती ने पीछा किया, मोती उसके पीछे लग गया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। दड़ियल भागता है, मोती उसके पीछे दौड़ता है। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुकता है। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था, लेकिन वहीं खड़े खड़े दड़ियल का रास्ता देखने लगता है, मतलब दड़ियल का इंतजार करने लगता है कि आओगे तो कूट देंगे। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था। दड़ियल जो है दूर खड़ा धमकी देने में लगा पड़ा था, गालियां देने में लगा पड़ा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और मोती जो है वो किसी बहादुर की तरीके से उसका रास्ता रोककर खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग ये सारा तमाशा देखकर हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ाता हुआ लौटा। जब दड़ियल हार के चला जाता है तो मोती अकड़ में खूब आता है
हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। मैं डर रहा था कि कहीं तुम उसको गुस्से में आकर मार ना डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे ना छोड़ता। तो ये सुन के जो मोती है बोलता है कि अगर वो मुझको पकड़ लेता ना तो मैं उसको बिन मारे जाने नहीं देता। अब ना आएगा, अब देखना नहीं आएगा, वो आएगा तो दूरी से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। आएगा तो उसकी दूर से ही खबर ले लूँगा, मैं देखता हूँ कैसे लेके जाता है मुझे। जो गोली मरवा दे जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। मुझे गोली से मार देगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं उसके काम नहीं आने वाला। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, हमारी जान को तो कोई जाने नहीं समझता है। इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जरा देर में, थोड़ी देर में नांदों के अंदर खली भूसा चोकर मतलब इनका पूरा बढ़िया से चारा लग जाता है और दोनों दोस्त खाने लग जाते हैं। जूरी खड़ा दोनों को सहरा रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। जूरी खड़ा होकर दोनों बैलों को सहरा रहा था और 20 मतलब कई सारे लड़के खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। सारे गांव में बात फैल गई थी। सारे गांव में उत्साह सा मतलब मानो ऐसे कोई चीज़ कुछ बहुत ही अजूबा सा हो गया, ऐसा सा महसूस हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिया। उसी समय मालकिन आती है अंदर से और दोनों बैलों के माथे को चूम लेती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ये पूरा का पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पाठ पढ़ लिया, समझ लिया, अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर अभ्यास। मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो दोस्तों नीचे अब ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। प्रश्न है, उनके उत्तर के लिए कई सारे विकल्प दिए हुए हैं। आपको इनमें से जो विकल्प आपको सही लगता है ना उनको चुनना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो करना शुरू करते हैं। कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो कहानी के अंदर हीरा और मोती का जो आपसी संबंध है ना वो किस गुण को दर्शाता है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का, एकता और सहयोग का, तीसरा है गर्व और दंभ का और चौथा है विद्रोह और क्रोध का। तो सही दोस्तों होगा खा वाला, एकता और सहयोग का, ठीक है ना, एकता और सहयोग का। दूसरा क्या है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो हीरा मोती ने जो नया स्थान था यानी कि जो नई जगह थी उसको स्वीकार क्यों नहीं किया था, उसको क्यों नहीं अपनाया था। ऑप्शन पहला है उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, दूसरा है उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, तीसरा है मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा और चौथा है उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो तीसरा वाला सही है, उनको लगा कि मालिक ने उनको बेच दिया है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। तो बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों किया था। कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा करने के लिए या अपनापन पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये भी हो सकता है और अपनापन पाने के लिए, क्योंकि उनको झुर्री के घर में अपना लगता था ना कि हाँ भाई सब हमारा ही है, ऐसा लगता था उनको। वैसे ये सेकंड वाला लगा लो, फोर्थ वाला रहने देना। वैसे अगर आप लोग चाहो तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये सेकंड वाला इसमें। चलो भाई चौथे पर चलते हैं। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति को चौतक करता है। बताइए, जो गया उनको जब डंडे से मारता है तो मोती का जो आक्रोश है वो कौन सी मानवीय मनोवृत्ति को झलकाता है, दिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता, अन्याय की रक्षा। तो यहाँ पे होगा अन्याय की रक्षा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका अन्याय की रक्षा, ठीक है। चलिए पांचवा इसमें क्या है, कहानी में बैलों की मुख्य भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है। तो पहला इसमें कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना देने के लिए, वैसे सही है ये, मनुष्य जैसी चेतना देने के लिए, ठीक है ना, संवादों को छोटा रखने के लिए या कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो दोस्तों वही वाला होगा आपका ख वाला, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए छठे पर चलते हैं।
दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकती हैं? क है इसमें भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासक के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। तो दोस्तों सही ये वाला है, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। ठीक है ना दोस्तों, ये वाला सही होगा इसका उत्तर। मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो दोस्तों इसमें आगे प्रश्न दिए हुए हैं, आपको इन पर चर्चा करनी होगी, इसके उत्तर को कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, चलो भाई। तो पहला प्रश्न क्या है? दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? तो दोस्तों प्रश्न ये है कि जब बैल नए मालिक के यहाँ जाते हैं तो ये दोनों बैल जो है काम करने से इनकार क्यों कर देते? क्यों कर देते हैं? क्योंकि पहली चीज़ तो कि इनको क्या लग रहा था कि इनके जो ये झुर्री है इसने इनको बेच दिया है। ठीक है ना, ये नए जगह आ गए, नए मालिक के यहाँ आ गए हैं, तो इनको बहुत ही पराया महसूस हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो गया है इसने दूसरे जो इनके बैल है ना उनको बढ़िया बढ़िया खाना दिया, लेकिन उनको सूखा सूखा रूखा सूखा दे दिया। ठीक है, इसकी वजह से इनको अपमानित भी महसूस हो रहा था, इसीलिए इन्होंने काम करने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि वे नए मालिक के यहाँ अपने आप को पराया और अपमानित महसूस कर रहे थे, इसीलिए काम करने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं, कैसे? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि गांव के अंदर ये जो घटना है ये अभूतपूर्व ना होने पर भी, मतलब इससे पहले ना होने पर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं थी, कैसे? तो यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है कि वे क्यों लौट आए, उनके और झुरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है, आदि करके। ठीक है, तो देखो ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पशुओं का जो प्रेम होता है ना उसको दर्शाती है। भाई इतनी दूर उसने भेज दिया अपने जानवरों को, तब भी वो कैसे ना कैसे करके रास्ता ढूंढते ढूंढते वापस आ गए, तो ये पशुओं के प्रेम को दिखाती है। ठीक है, उनके अपने घर के प्रति लगाव को दिखाती है और उनमें जो आज़ादी की, स्वतंत्रता की भावना है ना उसको दिखाती है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पशुओं के प्रेम, अपने घर के प्रति लगाव और स्वतंत्रता की भावना को दिखाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है इसमें? मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मोती जो है मुख भाषा में बोलता है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है, कभी कभी हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध करिए। इस कथन को आपको कहानी के उदाहरण से सिद्ध करना होगा। तो देखो कहानी में कई जगह पर संघर्ष दिखाया गया है, जैसे रस्सी तोड़ना, ठीक है, रस्सी तोड़ने में, भागने में, ठीक है, दुष्ट आदमी से लड़ना, ठीक है ना। इससे सिद्ध होता है कि हमें संघर्ष कभी कभी करना क्या होता है, जरूरी होता है कि नहीं दोस्तों। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे, कारण सहित लिखिए। तो इसका अर्थ क्या है कि जब दोनों का पेट भर जाता है तो दोनों ही आज़ादी का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर जो हीरा और मोती हैं, जो स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से ज़्यादा प्रेरित थे इस समय, तो ये दोनों जो हैं वो इस समय स्वतंत्रता की भावना इनमें इस समय अधिक थी। ठीक है, दोनों में स्वतंत्रता की भावना अधिक थी क्योंकि वे किसी भी कीमत पर बंधन में नहीं रहना चाहते थे और अब वे दोनों मुक्त हो चुके थे। ठीक है ना दोस्तों। चलो पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। बैलों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि अत्याचार सहना यानी खुद पे अगर गलत हो रहा है ना तो उसको सहना भी अन्याय के भागीदारी होना ही होता है एक तरीके से। क्या इस कथन से आप सहमत हो? अपने उत्तर का कारण दो।
तो हाँ दोस्तों, मैं इस कथन से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अन्याय सहना भी गलत होता है, ठीक है ना, अन्याय सहना भी गलत होता है। इससे जो हम पे अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको और बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना, हमें इसका विरोध करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। छठा प्रश्न है इसमें, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी में किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुत दिन तक साथ रहने के बाद में दोनों में भाईचारा बहुत हो गया था, मतलब दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। कहानी में कौन कौन सी घटनाओं के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो? कम से कम 3 बिंदु लिखने होंगे, ठीक है। तो देखो, कहानी में बार बार आया कि दोनों साथ में रहते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और संकट में दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो इन 3 बिंदुओं से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई ये दोनों में बहुत गहरी क्या थी, दोस्ती थी, ठीक है दोस्तों। चलो 7वें प्रश्न पर चलते हैं। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। क्या कह रहे हैं कि भाई इस कहानी के अंदर मालकिन और छोटी लड़की दोनों हैं। कहानी के आखिरी में मालकिन आती हैं और दोनों के माथे को चूम लेती हैं। तो कहानी में जो मालकिन और जो छोटी लड़की है ना, इनके व्यवहार की हमें तुलना करनी होगी, ठीक है। तो देखो, मालकिन जो है वो शुरू में गुस्सा दिखाती हैं, लेकिन बाद में फिर वो स्नेह और अपनापन दिखाती हैं। जबकि छोटी लड़की जो है उसने हमेशा ही दया दिखाई है, ठीक है, और सहानुभूति दिखाई है। क्या दिखाई है? दया और सहानुभूति दिखाई है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। मेरी कल्पना मेरे अनुमान। पहला क्या है? उसने उनके माथे सहराए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? क्या कह रहे हैं इसमें कि भाई पाठ की एक लाइन लिखी हुई है जिसमें वो लड़की आती नहीं है दोनों के पास में, दोनों के माथे को सहराती है, फिर बोलती है कि मैं तुम लोगों को खोल दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। अगर आप लोग छोटी लड़की की जगह पर होते तो क्या करते? बैलों की मदद कैसे करते? तो दोस्तों देखो, अगर मैं छोटी लड़की की जगह पर होता ना, तो मैं भी चुपके से रस्सी खोल देता और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देता। अगर नहीं पहुंचा पाता तो थोड़ा बहुत खाने वाने का देकर रस्सी तो खोल ही देता कम से कम, ठीक है ना। चलो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जड़ के रखता है। क्या कह रहे हैं कि दोनों जो गधे हैं वो वैसे के वैसे खड़े थे। जो डर होता है और हिचकिचाहट होती है, ये इंसान को मौका मिलने पर भी उसको रोके रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्या इस कथन से आप सहमत हो दोस्तों? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। इस वाक्य के संबंध में आपको कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार को यहाँ पर लिखना होगा। तो हाँ दोस्तों, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो डर और संकोच होता है ना, वो इंसान को मौका मिलने पर उसको रोक लेता है, ठीक है। इंसान मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि वो डरता है कि अगर कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा, ठीक है ना। ज़्यादा लोगों में यही डर होता है कि अगर कामयाब नहीं हो पाए, कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा। लोग कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लग जाते हैं और यहीं पर अटक जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों कभी आपके जीवन में आपको अवसर मिले ना, तो आपको उन अवसरों को जाने नहीं देना है, ठीक है। उन अवसरों को जाने नहीं देना है, ठीक है। उनको पकड़ना है और उन अवसरों को अपना बनाना है, ठीक है। चलिए, मेरे अनुभव मेरे विचार। इसमें पहला क्या है? दोस्तों में घनिष्ठता होते ही गोलगप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्त कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस कथन से, इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि दोस्ती में जब घनिष्ठता हो जाती है तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की, थोड़ी बहुत दोल धप्पा, ये सब चलता रहता है। अगर ये सब दोस्ती में नहीं होता तो दोस्ती हल्की सी रहती है, ठीक है ना, फुसफुसी सी होती है, और ऐसी दोस्ती पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, दोस्ती में विश्वास जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। विश्वास जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। बिन विश्वास के दोस्ती नहीं होती, ठीक है।
दोस्ती नहीं होती। और देखो दोस्तों में अगर आपके, एक चीज़ सही बताता हूँ, अगर आपके दोस्त थोड़ा बहुत भी मजाक आपसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर आप थोड़ा बहुत मजाक कर रहे हो या मजे कर रहे हो, तो मजाक मस्ती थोड़ा भी आपसे बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, तो वो आपके दोस्त नहीं है, ठीक है ना, वो आपके दोस्त नहीं है दोस्तों, बस दोस्त होने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से दूरी रहो। दूसरा प्रश्न है इसमें, हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या मोती के या दोनों के, क्यों? तो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में पहले तो वो जो हमारा पाठ है उसकी पंक्ति दी हुई है कि हीरा जो है वो बोलता है ठुकराते हुए, मतलब मोती के प्रस्ताव को ठुकराते हुए बोलता है कि गिरे हुए बैरी यानी कि शत्रु पर सिंह नहीं मारना चाहिए। तो ये सुन के जो मोती है वो कहता है कि ये सब ढोंग है, तुम सब ढोंग कर रहे हो, जो शत्रु है उसको ऐसे मारना चाहिए कि वो दोबारा ना उठे, ठीक है। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है, आप किसके साथ में सहमत हो, हीरा के साथ में या मोती के साथ में या दोनों के साथ में? साथ ही में आपको इसका कारण भी लिखना होगा। तीसरा इसमें प्रश्न क्या है, हम और तुम इतने दिनों साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी पहले तो पाठ की हमारी एक पंक्ति दी हुई है जिसमें कि जिसका मतलब ये है कि हम और तुम इतने लंबे समय से साथ में रहे हो और आज तुम पे जब समस्या आई है तो तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि क्या कभी आपने अपने किसी दोस्त के साथ में या आपने कभी किसी परिजन यानी कि रिश्तेदार के साथ में किसी विपत्ति या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करा है? अगर करा हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको खुद से ही करना होगा। चलो, विदा से संवाद। कहानी की पड़ताल। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। क्या कह रहे हैं कि जो कहानी होती है ये एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन का कोई एक अंग या फिर कोई मनोभाव जो है लेखक उसको दिखाना चाहते हैं, वही उनका उद्देश्य है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को स्पष्ट करता है। जो चरित्र है, जो शैली है, जो कथा विन्यास है, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो उसी एक भाव को, जिसको लेखक जो है वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसी एक भाव को पुष्ट करता है। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है, मतलब जो कहानी है वो वास्तविक भी हो सकती है और हो सकता है काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो, और इसमें वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। क्या कह रहे हैं कि आपको कहानी लेखन का इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखना है और रखते हुए किसी एक कहानी को चुनना है, ठीक है। और चुनने के बाद में जो नीचे के बिंदु है ना, इनको आपको भरना होगा, ठीक है। तो चलो, जो ये हम लोगों ने कहानी पढ़ी ना इस पार्ट में, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्षक और लेखक में क्या लिखोगे भाई? शीर्षक क्या है इस कहानी का? तो इस कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा, ठीक है। लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। विषय क्या है? विषय है स्वतंत्रता, मित्रता, अन्याय का विरोध, ठीक है ना। क्रिया क्या है? क्रिया मतलब काम क्या हो रहा है? बैलों का भागना, ठीक है, घर लौटना, ये सब। परिवेश किसका है? परिवेश है गांव का। पात्र क्या है इसमें? हीरा है, मोती है, झुर्री है, दुष्ट आदमी है, ठीक है। और परिणाम क्या है इस कहानी का? परिणाम ये है कि बैल अपने घरों को लौट आए, ठीक है दोस्तों। कहानी का सौंदर्य। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मक कहते हैं। दो बैलों की कथा कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वाक्य दिया है हमारी इस कहानी का कि दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटते हैं और दोनों की पूंछें खड़ी हो जाती हैं। तो जैसे ही हम लोग इस वाक्य को पढ़ते हैं, हम लोग के दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि दो बैल खड़े हुए हैं, वो किसी का हाथ चाट रहे हैं, ठीक है ना, और उनकी पूंछें ऊपर की ओर उठ गई हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है।
आप जानते हैं कि भाषा की ये जो विशेषता है इसको हम लोग चित्रात्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं? चित्रात्मकता। ठीक है, क्या बोलते हैं? चित्रात्मकता। ठीक है दोस्तों, दो बैलों की कथा में ऐसी और कई सारी विशेषताएं हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को उदाहरण के साथ दिया गया है। आप भी एक एक उदाहरण खोजकर तालिका में लिखिए। तो बहुत आसान है दोस्तों। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि नीचे विशेषता दी हुई है, विशेषता का अर्थ दिया है, साथ ही में एक उदाहरण दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और उदाहरण को ना खोज के खुद से लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहली इसमें विशेषता चित्रात्मक भाषा। तो चित्रात्मक भाषा आप जानते हो कि शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छावनी बनाना, मतलब शब्दों की सहायता से पढ़ने वाले के मन में एक स्पष्ट चित्र सा बनाना। ठीक है, इसमें उदाहरण एक दिया है कि घुटने तक पांव कीचड़ में भरे थे। तो इस लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि हाँ, घुटने तक पांव जो है उनमें कीचड़ लगा हुआ है, पूरा पैर काला काला भूरा भूरा है। ठीक है, उदाहरण 2 क्या है? सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। एकदम से द्वार खुलता है और लड़की निकलती है। ठीक है, चलो दूसरा है संवादात्मकता, मतलब बातचीत हो रही है। ठीक है, संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत होना, पात्रों के बीच में बातचीत होना। कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग। मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। ठीक है ना, तो आपको ऐसे संवाद लिखने हैं। तो पाठ के अंदर संवाद के तो हमारे बहुत सारे उदाहरण, तो कोई भी उदाहरण यहाँ पे उठा के लिख लेना। ठीक है, चलो विरोधाभास, एक ही प्रसंग या रचना में दो विपरीत या परस्पर विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना, मतलब एक ही प्रसंग में या एक ही रचना में दो एकदम विपरीत, एकदम उल्टी बातों का मौजूद होना। जैसे जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। जूरी की स्त्री ने बोला जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। तो यहाँ पे देखो दो भाव दिए हैं। एक तो जूरी का प्रेम का, स्नेह का भाव है। दूसरा जूरी के स्त्री का क्रोध का भाव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो एकदम अलग अलग भाव दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही वाक्य उठाना होगा कहानी से जिसमें दो अलग अलग भाव हों। ठीक है ना, चलिए अगला देश में व्यंग। व्यंग मतलब क्या होता है? मजाक एक तरीके से। ठीक है, वह शैली जिसमें मजाक, हास्य या कटाक्ष चुपते हुए संकेतों के माध्यम से किसी दोष, कुरीति, अन्याय, पाखंड या कमजोर को प्रकट किया जाता है, कमजोरी को प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या दिया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सब कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक और उदाहरण यहाँ पे उठा के लिखना है। तो इसमें आप चाहो तो वो वाला लिख सकते हो, जब इसकी पत्नी नहीं कहती है कि वो लोग दिन भर बैलों को ऐसे सहराते नहीं रहते, उनसे काम हम करवाते हैं। ठीक है, तो वो वाला चाहो तो उदाहरण ले सकते हो। इसके अलावा और भी आप चाहो तो कोई भी उदाहरण ले सकते हो। चलो संघर्ष, दो विरोधी शक्तियां, विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है कि उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर जान बचती नजर नहीं आती है। ठीक है, तो ये इसमें उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे आपको एक और उदाहरण उठा के यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों है आपका अतिशयोक्ति। इसमें क्या है? किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। मतलब किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देना कि वो एकदम ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जूरी इन्हें फूल की जड़ी से भी नहीं छूता था। ठीक है ना, उसकी टिकटिकार पर दोनों दौड़ने लगते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पे एक वाक्य लिख देना है। ठीक है, चलो संदेह, जब पात्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। जब पात्र जो है किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही ना आ रहा था कि यह कैसा स्वामी है। ठीक है, यहाँ पे आप वो गधों वाला उदाहरण देख सकते हो। ठीक है ना, कि वो आधा दिन खड़े रहे, सोचते रहे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। कहानी की रचना, प्रायः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं।
प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे संकेत हैं, आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढकर लिखिए। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि भाई कहानी की शुरुआत में ही हमें मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं के बारे में कुछ संकेत मिलने लग जाते हैं। तो प्रेमचंद जी की ना इस कहानी में भी ऐसे ही संकेत है, हमें बस ऐसे संकेतों को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। तो मुख्य पात्र कौन है इसमें? हीरा और मोती। ठीक है, समय क्या है? गांव का पुराना समय है, अंग्रेजों के शासन वाला। ठीक है, स्थान और परिवेश क्या है? ग्रामीण वातावरण है। भाषा कैसी है? सरल है, चित्रात्मक है, संवादात्मक है। ठीक है, घटनाएं क्या है? बैलों को बेचना, नए स्थान और कष्ट, रस्सी तोड़कर भागना, संघर्ष करना, घर वापस आना, ये सब। ठीक है ना, चलो खत्म। आगे बढ़ते हैं। विषयों से संवाद, कहानी का समय और समाज। दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। तो दो बैलों की कथा जिस समय लिखी गई है उस समय पर भारत पर अंग्रेजों का राज था। ठीक है, उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। उस समय भारत के जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। इस काम में जो लेखक हैं वो भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। वो भी अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता यानी आज़ादी के संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। आपको क्या करना है? इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए उपयुक्त वाक्यों के साथ में करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो कहानी में से वाक्य क्या है? जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए सारे वाक्यों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर मिला लेंगे। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया जिससे लाखों भारतीयों में आज़ादी की प्रेरणा जागी। दूसरा क्या है? भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। तीसरा क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। वैसे आप ना इसको मिला सकते हो इससे, लेकिन चलो सारे पढ़ लेते हैं। दासता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। पांचवा क्या है? स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार था। छठा क्या है? स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। ठीक है, तो चलो भाई मिलाना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो पहले वाले को आप इससे मिला लो। कहा गया? अरे ये तीसरा वाला, पहले वाले को इससे मिला लो, तीसरे वाले से। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना करा। ठीक है ना दोस्तों। चलो दूसरा क्या है? मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। तो इसको आप किससे मिला सकते हो? इसको आप मिला सकते हो इस वाले से। ये स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार। ठीक है, हमारी जान का कोई जान नहीं समझता। तो जान का कोई जान नहीं समझता, तो इसको मिला दो आप इस वाले से, इससे। दासता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। ठीक है, चलो चौथा क्या है? दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो विद्रोह वाला ये रहा। ठीक है, भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए पांचवा क्या है? इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाए, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ठीक है, तो इसको आप इससे मिला लो। स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं थे। सांड पूरा हाथी था पर दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। तो नहीं, रुको, पांचवे वाले को इससे मत मिलाओ। क्या क्या बचा हुआ है? स्वीकार था पर ये तो हो चुका है।
भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे कि, ठीक है दोस्तों, इसको ना इससे मिला दो, इसको आप फर्स्ट वाले से मिला दो, ठीक है, इसको फर्स्ट वाले से मिला दो, गलत बोल दिया था मैंने, इसको फर्स्ट वाले से मिला दो, और लास्ट वाले को ना इससे ही मिला दो, लास्ट को लास्ट से मिला दो। स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं थे, ठीक है, जान हथेली पर लेके लपके, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा। पशुओं के लिए कानून, नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है संवाद। चलो अब इसके प्रश्नों पर चलते। तो पहला प्रश्न क्या है? बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है कैसे? क्या कह रहे हैं कि बैल जो कांजी हाउस में बंद थे, तो ये न्याय और अन्याय दोनों को दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है? तो देखो दोस्तों, पहले तो ये समझो कि कांजी हाउस में कौन से जानवरों को बंद किया जाता है? उन जानवरों को बंद किया जाता है जो कि जिनका कोई मालिक नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना, दूसरों के खेतों को खा लिया, नुकसान कर दिया, तो उनको कांजी हाउस में बंद किया जाता है। तो क्योंकि इन्होंने दूसरे के खेतों से मटर खाई थी, इसीलिए इनको सजा के रूप में कांजी हाउस में बंद करा गया था, ठीक है। अच्छा, अन्याय भी है, क्योंकि बंद तो कर दिया लेकिन उसके बाद इनको न्याय नहीं दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, उसके बाद खाना भी नहीं दिया, ठीक है। और खाना मतलब बहुत दिन तक ऐसे भूखे प्यासे बेचारे पड़े रहे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मान लो इन्होंने गलती करी भी थी, तो उसके लिए इनको कुछ समय तक ही तो बंद रखना चाहिए था ना। ऐसा तो है नहीं कि जब तक इच्छा तब तक बंद कर लो, ठीक है ना। तो ये अन्याय भी था कि इनको जब बंद किया गया तो इनको ना ही खाना दिया गया, ना ही तो इनको सही से इनके साथ सही से व्यवहार किया गया, है कि नहीं दोस्तों। और मारा पीटा भी था, रस्से से भी बांधा था, तो ये गलत है। दूसरा क्या है? यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन सी कानूनी अधिकार मांगेंगे? तो इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों कि अगर मान लो आपको कभी मौका मिलता है, तो आप बैलों की तरफ से कौन कौन से अधिकार को मांगोगे, कानूनी अधिकार को मांगोगे? तो पहली चीज़ तो भोजन की मांग करेंगे कि उनको भोजन दिया जाए। दूसरी, स्वतंत्रता, खूंटे से मत बांधा जाए, उन्हें खुला छोड़ दो ताकि वो खुला घूम सकें। सुरक्षा दी जाए कि जानवरों को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है। और उचित व्यवहार, मतलब सही से व्यवहार किया जाए जब वो कांजी हाउस में है तब। तीसरा क्या है? मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं। उनकी ओर से उनकी शिकायत थानाध्यक्ष को करते हुए एक पत्र लिखिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों कि मान लो जो हीरा मोती हैं, उनके साथ में जो गलत हुआ है ना, उसकी शिकायत करना चाहते हैं। तो अब आपको उनकी तरफ से शिकायत थानाध्यक्ष को करने के लिए पत्र लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो आप एक पत्र खुद से लिख सकते हो, नहीं तो एक पत्र ना इसमें मैं खुद से लगा दूंगा, ठीक है। चाहो तो उसको लिख लो, वैसे खुद से लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। हमारी धरोहर और संस्कृति, पहला क्या है? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं कि कहानी में वो लोग हमेशा ध्यान देते थे, हीरा मोती हमेशा ध्यान देते कि वो किस काम को कर सकते हैं, किस काम को नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बताना कि वो कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। तो कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे? वो कभी किसी को मारते नहीं थे, ठीक है ना। वो वैसे कभी किसी को मारते नहीं थे, ठीक है। वो गलत काम नहीं करते थे, ठीक है ना, मारते नहीं थे, गलत काम नहीं करते थे। और साथ ही में पाठ में एक जगह जब सांड गिर जाता है, इनका शत्रु गिर जाता है, तो ये लोग अंत में क्या फैसला करते हैं कि उसको वो नहीं मारेंगे, ठीक है, उसको सिंह नहीं मारेंगे, मतलब गिरे हुए शत्रु पे भी उन्होंने हमला नहीं करा, ठीक है। चलो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। गिरे हुए बैरी पर सिंह ना चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के यह कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं? तो हीरा के जो कथन है कि जो गिरा हुआ शत्रु है उस पर वार नहीं करना चाहिए और महिला पर सिंह नहीं मारना चाहिए, ये भूले जाते हो। तो ये जो हीरा के जो कथन है, ये किन भारतीय मूल्यों को संकेत करते हैं, ठीक है। तो ये जो कथन है, ये दया, करुणा और अहिंसा, जो कि भारत के मूल्य है ना, उनको दर्शाते हैं, ठीक है। कि शत्रु पर, जो शत्रु हार गया है उस पर वार मत करो। महिलाओं पर, जो तुमसे कमजोर है, महिलाएं जो हैं खासकर, उन पर वार मत करो, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है?
दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। क खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। किसी के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके प्रयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में क्या करना है, इस प्रश्न में आपको जो कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरण होते हैं ना, पुराने और नए, पारंपरिक और आधुनिक, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। ठीक है, तो देखो हल, ट्रैक्टर, ठीक है, ये आप सॉरी ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, ये सब आपके क्या आधुनिक है। पुराने क्या है, बैल, ठीक है, बीज, ये सब भी है। ठीक है, इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, अब तो बहुत सारी मशीनें आती हैं जो कि खाद डाल देती हैं, बीज लगा देती हैं। ठीक, तो ये सब क्या होंगे, ये हमारे आधुनिक उपकरण हो जाएंगे। ठीक है, चलो ऐसे ही कहा है, भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होता है। तो बैल किस काम में सहायक होता है, बैल खेती में सहायक होता है। ठीक है, गाड़ी खींचता है, ठीक है, सिंचाई के काम आता है, बहुत सारे कामों में आता है। ठीक है ना, सामान ले जाने काम में आता है, बहुत सारे कामों में आता है। चलो अलग अलग और साथ साथ 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क से खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। पहला, कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषता लिखिए। तो कहानी के आधार पर हमको हीरा और मोती की विशेषता लिखनी होगी। तो हीरा कैसा है, शांत है, सहनशील है। वहीं मोती कैसा है, साहसी है और गुस्सैल है थोड़ा। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग अलग है, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे, तो देखो दोनों की विशेषताएं अलग अलग भी हैं और एक सी हैं। ठीक है, और इनकी ये जो अलग अलग विशेषताएं हैं, ये जब साथ में होते हैं ना, तो ये साथ में मिलकर इनकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं, ये इनको मजबूत बनाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरे पर आते हैं। आपकी कक्षा में भी कुछ कुछ समान और कुछ कुछ विभिन्न विशेषता वाले सहपाठी हैं। सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न है। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठियों से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में आपको अपने क्लास के बच्चों से बात करनी होगी और ये पता करना होगा कि आप उनसे, साथ ही में वो आपसे कैसा व्यवहार चाहते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कक्षा के अंदर ना सभी सहपाठियों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे पर चलते। चौथे में क्या है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। कहानी में अनेक स्थान पर मुख भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे, अनुमान और कल्पना बताइए। ठीक है, तो क्या लगता है दोस्तों, जो हीरा मोती हैं वो आपस में कैसे बातें करते थे। तो आपस में कैसे बातें करते थे, हो सकता है वो इशारों से बातें करते हों। ठीक है ना, अपने भावों से बातें करते हों। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से होता है वो बातें करते हों। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है, आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब कहाँ कहाँ कुछ उदाहरण लिखिए। तो क्या करें दोस्तों कि आप भी कई मौकों पर बिना कुछ बोले हुए संवाद करते हो। कब करते हो, कहाँ करते हो। जैसे कि मान लो कहीं पे अगर ऐसी जगह पे आप खड़े हो जहाँ आसपास बहुत शोर है, ठीक है, तो आप भी बोलोगे, हो सकता है सामने वाले को सुनाई ना दे, तो इशारों में उससे बोल सकते हो। या फिर मान लो आप किसी से बहुत दूर हो, ठीक है ना, दूरी से आप इशारों में उसको बता सकते हो कि ये बात है। ठीक है, ऐसे करके। चलिए भारतीय सांकेतिक भाषा, आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी लिंक पर जाकर भारतीय सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये नीचे लिंक दिए हुए, इन पे जाकर आप जो साइन लैंग्वेजेस होती है ना, उसके बारे में सीख सकते हो। ठीक है, तो चाहो तो जाके सीख लो। ठीक, चलो मार्ग खोजेंगे कैसे। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। पहला क्या है, हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए, तब आपने अपने मार्ग को कैसे पता लगाया। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे हीरा मोती रास्ते से भटक गए थे, क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप कभी रास्ते से भटक गए हो, और अगर भटक गए हो तो कैसे पता लगाया। ठीक है, तो दोस्तों
अगर कभी आप भटक जाओ तो पहली चीज़ तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक बार मैं भटक गया था तो मैंने रास्ता पूछा था, इसके अलावा मेरे पास में फ़ोन था तो मैं गूगल मैप का यूज़ करते हुए सही जगह पहुंच गया था, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भटक जाता है तो उसको क्या करना चाहिए कि वो सुरक्षित रूप से जहां उसको जाना है वहां तक वो पहुंच जाए। कक्षा में इस पर चर्चा करो, ठीक है। तो इस पर आप चर्चा कर लेना कक्षा में। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। क्या कह रहे कि आपके स्कूल के अंदर इमरजेंसी के टाइम पर बाहर निकलने का जो रास्ता है उसको दर्शाने वाला मानचित्र जरूर होगा। उसे ध्यानपूर्वक दीजिए, उसे ध्यान से देखो और पता लगाओ कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। और पता लगाओ कि कभी अगर इमरजेंसी होती है, आपदा होती है, तो उस परिस्थिति में आपके कक्षा से बाहर निकलने का सबसे करीबी और सुरक्षित रास्ता कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप आपके स्कूल में जो क्या बोलते हैं आपदा की स्थिति में निकासी मार्ग दर्शाने वाला जो मानचित्र है ना, उसको आप देख के इसका पता लगा सकते हो, ठीक है। चलिए सृजन। हीरा और मोती की दैनंदिन कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बातें करते दिखते हैं। कहानी के अंदर जो हीरा मोती हैं वो आपस में मनुष्यों की तरीके से, इंसानों की तरीके से बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लिख पढ़ भी सकते हैं। कल्पना करो कि वो आपस में पढ़ लिख सकते हैं। हीरा और मोती की नज़र से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांसी हाउस ले जाया गया। तो आपको हीरा और मोती की नज़र से उस दिन की डायरी लिखनी होगी जब उनको कांजी हाउस लेके जाया गया, ठीक है। तो इसमें आप डायरी में इस तरीके से लिख सकते हो कि आज हमें बांध दिया गया था, भूख लगी थी, दुख भी था, लेकिन हमें विश्वास था कि हम फिर आज़ाद होंगे, ठीक है। ऐसे करके कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मन में आता है उसको आप लिख सकते हो। चलो कैसे लिखे, अच्छा लिखने का तरीका भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इनका इस्तेमाल करके लिख सकते हो। चलिए आज के समाचार। मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं। मान लो आप एक स्थानीय समाचार पत्र के क्या हो, संवाददाता हो, ठीक है। आपने समाचार पत्र के लिए बैलों के कांजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। अब आप अपने समाचार पत्र के लिए बैल जो कांजी हाउस से भागे हैं ना, तो आपको उनका समाचार लिखना होगा। कैसे लिखोगे, यहाँ पे सब दिया है कि पहले आपको शीर्षक देना होगा, ठीक है। तो शीर्षक लिख सकते हो, दो बैलों ने तोड़ी बेड़ियां, ऐसे करके शीर्षक बढ़िया से दे सकते हो। घटना के बारे में बताना है कि दो बैल बंधन तोड़कर कांजी हाउस से घर लौट आए या भाग निकले, घर लौट आए। परिणाम क्या है ये भी डाल देना कि गांव वाले खुश हो गए, घर लौट आए, घर वाले खुश हो गए, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे दिया भी हुआ शीर्षक, दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां करके, ठीक है। ऐसे ही मैं भी कुछ बोल रहा था। चलो दोस्तों कहानी का नया अंत। इसमें क्या है, यदि बैल वापस ना लौटते तो कहानी का अंत कैसे होता। मान लीजिए बैल जो है वो नहीं लौटे हैं, वापस नहीं लौट पाए, तो कहानी का अंत कैसा होगा, ठीक है ना। कहानी का नया अंत लिखना होगा आपको, और कैसे लिखना है वो दिया हुआ है, ठीक है। चलो चित्रकथा लेखन। नीचे दो बैलों की कथा की एक घटना चित्रकथा के रूप में दी गई है। इसमें क्या कह रहे हैं कि नीचे दो बैलों की कथा की एक घटना चित्र के रूप में दी गई है, ठीक है। इन घटनाओं को पहचानिए, आपको इन घटनाओं को पहचानना है। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए, और आपको हर घटना के लिए सही संवाद और घटना बताने वाले जो वाक्य हैं उनको लिखना होगा। अच्छा कैसे लिखोगे ये भी दिया है कि हर चित्र के लिए एक छोटा सा संवाद बनाना है आपको, ठीक है। और क्या करना है, छोटा सा संवाद बनाना है और दृश्य को क्रम में डालना है, ठीक है। बंद करना, भोजन की योजना, दीवार तोड़ना आदि, ठीक है। तो चलो भाई करना शुरू करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे पहले ये लोग आते हैं, ठीक है। देखते हैं सारे जानवर ऐसे ही भूखे प्यासे बेचारे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये दोनों सोचते कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ने के लिए फिर ये विचार करते हैं। उसके बाद में दोनों जोड़ लगाते, दीवार टूट जाती, सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको लिखना होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि पहले क्या है, बंद करना है, ठीक है, फिर योजना बनाना है, फिर दीवार तोड़ना है, और फिर भागना है कि अब हम आज़ाद हैं, ऐसे करके, ठीक है। चलो अच्छा इसके अलावा आपको वो डायलॉग भी लिखने हैं, तो डायलॉग लिख सकते हो 2-3,
ठीक है। जैसे कि ये हीरा मोती आपस में बात करते कहते कि अरे देखो यहाँ पे सारे के सारे कितने कमज़ोर हैं, लगता है इनको खाने को नहीं मिल रहा। ठीक है, दूसरा कहता है अरे ये तो गलत बात है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से संवाद इसमें आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, मेरे शब्द। कहानी में से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। आपको कहानी से 5 ऐसे शब्दों को चुन के लिखना होगा जो कि आपके लिए एकदम नए हो। ठीक है, चलो अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। उन शब्दों का जो अर्थ आपको लगता है ना उसको अनुमान से लिखना होगा। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए। उसके बाद आपको शब्दकोश में से उनके अर्थों को लिखना होगा। ठीक है, तो जो भी आपको 5 शब्द, नए 5 शब्द दिख रहे हैं ना, उनको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, जो भी आपको 5 नए शब्द दिख रहे हैं पाठ में, उनको आप यहाँ पे लिख लो, और जो भी आपको अर्थ लगता है कि उसका ये अर्थ होना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपको खुद से ही करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें भाषा गढ़ते मुहावरे। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते पर मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। क्या कह रहे हैं कि मन फीका करना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़ के समझ में आ गया होगा। इसे मिलते जुलते मुहावरे हैं जो फीका, जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। 2 बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे यह कहानी जीवांत तो हो गई है। ऐसे भाषा को मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। तो देखो दोस्तों, बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ वाक्य नीचे दिए हैं, इन वाक्यों में छुपे हुए मुहावरों पे आपको रेखा खींचनी होगी। साथ ही में आपको क्या करना होगा, इनके लिए क्या बोलते हैं, नए वाक्य भी बनाने होंगे। ठीक है, मुहावरों के लिए नए वाक्य भी बनाने होंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांत पीसने आ गए। तो दोस्तों ये मुहावरा है इसमें। ठीक है ना, दांत पीसने आ गए, ये मुहावरा है। ठीक है, चलो। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान में दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, ये मुहावरा है। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, ये मुहावरा है। मोती दिल में ऐड कर रह गया, ये मुहावरा है। आएगा तो दूर ही से खबर ले लूँगा, ये मुहावरा है। तो जी तोड़कर काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बात सुनकर गम खा जाते थे, ये मुहावरा है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, ये मुहावरा है। तो फिर वहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, ये मुहावरा है। ठीक है, तो मुहावरे हो गए। अब इसके वाक्य प्रयोग कर लेना 2-3। ठीक है, थोड़े बहुत वाक्य प्रयोग चाहो तो कर सकते हो कि कठिन परीक्षा देखकर मेरे दांत पसीने आ गए, ऐसे करके। ठीक है ना, दुर्घटना देखकर मेरा दिल कांप उठा, या उसकी सफलता देखकर वह जल उठा। ठीक है, उसकी बातें मेरे दिल को क्या बोलते हैं, कहाँ गई, ऐट कर, अच्छा ऐट कर, उसकी बातें सुनकर मेरा दिल ऐट कर रह गया। ठीक है, और भी ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, कई सारे लिख सकते हो। चलो से आगे बढ़ते हैं। गतिविधियाँ, नीचे दी गई पंक्तियाँ अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए। पहला क्या है, कविता, गीत और अभिनंदन पत्र। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र दिया जाए। मान लीजिए कि बाल सभा ने हीरा और मोती की प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि मान लो जो बाल सभा है वो हीरा और मोती के लिए ना उनकी प्रशंसा में एक गीत लिख रहे हैं, गा रहे हैं। तो कैसा गीत हो सकता है, ठीक है ना, तो उसमें आपको गीत सोचना होगा। तो गीत थोड़ा सा बना लो, जैसे हीरा मोती वीर हमारे, और क्या लिख सकते हो, बंधन तोड़, ऐसा करके कुछ मतलब लिख सकते हो। ठीक है, तो गीत बना के खुद से लिख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे सैंपल एक लगा दूंगा। ठीक, चलो खा क्या, हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखिए। तो हीरा और मोती के लिए आपको अभिनंदन पत्र लिखना होगा। तो अभिनंदन पत्र इस तरह लिख सकते हो कि प्रिय हीरा और मोती, आपकी बहादुरी और मित्रता के लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। आपने अन्याय के खिलाफ लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की है और हमें सच्ची मित्रता का उदाहरण दिया है। आप हम सबके लिए प्रेरणा है। ठीक है, धन्यवाद, ऐसे करके लिख सकते हो कुछ आप। ठीक है, चलिए। बाल सभा में भाषण। मान लीजिए कि आपको बाल सभा ने हीरा और मोती के लौटने के बाद भाषण देने के लिए बुलाया है। मान लो कि
आपको बुलाया गया हीरा मोती के लौटने के बाद में भाषण देने के लिए। भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार। अपना भाषण लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत करिए। तो इसके लिए आपको अपना भाषण तैयार करना होगा और कक्षा में दिखाना होगा। तीसरा क्या है, शीर्षक। इस कहानी के 5 भाग हैं। कहानी के प्रत्येक भाग को अपने मन में उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कहानी के 5 भाग हैं, आपको हर भाग को अपने मन से शीर्षक यानी कि टाइटल देना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या टाइटल दे सकते हो, तो देखो इसमें आप इस तरीके से शीर्षक दे सकते हो। जैसे पहले वाले का दे दो बंधन में जीवन। ठीक है, अच्छा दूसरे में भाग हैं तो भागने की योजना करके दे सकते हो। तीसरे में संघर्ष साहस ऐसे लिख सकते हो। चौथे में घर की याद और 5वें में आज़ादी की जीत। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो कुछ अपने मन से भी शीर्षक बना सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं ये लिखो। चलो भाई, मेरी पहेली। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। तो इसमें क्या करें दोस्तों कि आपको अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां बनानी होंगी जिनके जो उत्तर है ना वो ये हों। ठीक है, तो पहेली बना सकते हो आप। यहाँ पर क्या दिया है, पहेली का ही दिया है क्या तरीका बनाने का। कभी कभी अड़ियल बैल भी दिखने में आता है। नीचे बैल शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्द की सूची दी गई है। अच्छा, देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो बैल शब्द है ना, बैल शब्द, ठीक है, तो भारत का जो संविधान का ये जो 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी भारतीय भाषा दी हैं, 22 भारतीय भाषा हैं। तो उनमें कुछ भारतीय भाषाओं में बैल शब्द को क्या बोला जाता है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी में बैल बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्या बोलोगे आप इसको, बल्द। ठीक है, पंजाबी में बैल ही है, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, इसको पढ़ लेना भाई। चलिए, खोजबीन क्या है, 2 बैलों की कथा। तो 2 बैलों की कथा की यहाँ पे वीडियो की लिंक दी है, इस पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। कथा सम्राट प्रेमचंद जी का, उसका लिंक दिया है, क्लिक करके उसको आप देख सकते हो। प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानियाँ, यहाँ पर उसका लिंक दिया है, जाके आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा पाठ। और नीचे ना इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है। चाहो तो क्या इनको आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारा ये पूरा का पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।